इस वक्त अगर देखा जाए तो एक चीज जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है इन 2027 यानी आज से एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद ऑलमोस्ट। वजूहत है कि हर कोई कंट्री इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? मेरा जर्मनी का -0.3 है, ठीक है, जापान का 1.6 है, पूरा यूरोप ऑलमोस्ट रिसेशन में, अमेरिका का रिसेशन में जाना 90% श्योर है, और चाइना भी रिसेशन में ऑलमोस्ट जा चुका है। तो उनका इंडिया को जो है वो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है, वो बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। चाइना का जीडीपी कभी ऑर्गेनिक था ही नहीं, ये हमेशा पैसा डाल के जबरदस्ती किया गया, जबरदस्ती दिखाया गया, ऑप्टिकल इल्यूजन था। जय हिंद दोस्तों, भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस खबर को सुन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के होश उड़ गए। दोस्तों, आपको बता दें कि रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने ये भविष्यवाणी की है। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी मौजूदा $3.4 ट्रिलियन से बढ़कर दोगुनी $8.5 ट्रिलियन हो जाएगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर वर्ष अपने जीडीपी में $400 अरब जोड़ेगा। इससे ज्यादा जीडीपी केवल अमेरिका और चीन के रहने का अनुमान है। दोस्तों, इस खबर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, आए वीडियो में जाने। इस वक्त अगर देखा जाए तो एक चीज जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है इन 2027 यानी आज से एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद, या शायद उससे पहले। तो क्योंकि हैरानगी थी कि चलें ठीक है, 5वीं इकोनॉमी तो बन चुका है ऑलरेडी, यूके को क्रॉस किया है अभी कुछ महीने पहले। अब अगर थर्ड बनता है तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। ये बताइएगा कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, क्योंकि हम डिफेंस के हवाले से भी बात करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी, लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो डिफेंस तो मेरे ख्याल फिर हो ही जाता है, क्योंकि जेब में पैसा होता है तो आप जो मर्जी खरीद ले, जो मर्जी बना लें। देखिए फगर भाई, ये जो आज रिपोर्ट आई है, ये अगर आपको याद हो, आपके शो पे पहले भी बात कर चुके, तो मैंने बोला था फगर भाई करीब 5 साल में हम छोड़ देंगे जर्मनी और जापान को पीछे। अब ये तो खैर मेरा एनालिसिस था, आप जानते मैं इधर उधर काफी जगह से बिल्कुल देखता रहता हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशंस लगाता हूँ, मुझे कब लगता। बट आज ये जो एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, उसने इसको वैलिडेट किया है, और इसके और भी इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह इस रिपोर्ट को कवर कर देंगे। आज की लेटेस्ट न्यूज अभी नेशनल टीवी पे डिबेट थी, इसी सब्जेक्ट पे थी। तो अभी क्या फकर भाई, देखिए हुआ क्या है। देखिए अगर आप इकोनॉमिक आउटलुक देखें, जर्मनी का -0.3 है, ठीक है, जापान का 1.6 है, पूरा यूरोप ऑलमोस्ट रिसेशन में, अमेरिका का रिसेशन में जाना 90% श्योर है, और चाइना भी रिसेशन में ऑलमोस्ट जा चुका है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक रिवर्स हो गया है 2.3%। चाइना की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा लफड़ा है। देखिए रियल एस्टेट हैज फेल्ड, आपका बुलेट ट्रेन से फेल्ड, नेक्स्ट टू अनाउंस बैंक्रप्सी वुड बी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर में 2 चीजें हुई, एक तो जो मशीन, जो सेमीकंडक्टर चिप्स जिसपे बनते थे वो बंद हो गई, और इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनाना भी बंद हो गए। अब वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आ रही है। अब चाइना में जो प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, दैट इज 0.7%। यानी कि अगर आप $8 लगाओगे तब $1 का जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि चाइना का जीडीपी कभी ऑर्गेनिक था ही नहीं, ये हमेशा पैसा डाल के जबरदस्ती किया गया, जबरदस्ती दिखाया गया, ऑप्टिकल इल्यूजन था। चाइना's डीजीपी वाज बाय हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्टिकल इल्यूजन। तभी वो हर एक को कहते हैं तुम ये पोर बनाओ, ये बनाओ, तुम्हारी कंट्री खुद चलेगी, खुद कारोबार आएगा। देखिए बिल्डिंगें बढ़ाने से कारोबार नहीं आता, जीडीपी जो है वो रियल काम करोगे तभी आएगा ना। अभी ये जो गोस्ट टाउन चाइना में बने, क्यों बने? इसीलिए तो बने। रियल एस्टेट सबसे बड़ा सेक्टर क्यों बन गया? इसीलिए बना। अब रियल एस्टेट डूबते डूबते $9 ट्रिलियन आपका डूब गया, बुलेट ट्रेन पे 1-2 ट्रिलियन डूब गया, और आपका जो सेमीकंडक्टर डूबेगा ये भी $5-6 ट्रिलियन लेके डूबेगा। अब ये जो, इसीलिए आप देख रहे हैं कि 0 कोविड लगा रखा है, इसीलिए आप देख रहे हैं 100 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, बाहर आने नहीं देते जी। और ये सब जो चीजें हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि एक फेक चीज चलाएगी 30 साल तक। मैं ही नहीं कह रहा कि चाइना का जीडीपी कुछ होगा, पर जो आपको दिख रहा है, जो कागजों में दिख रहा है, उससे अब आधा कर लीजिए, उसका आधा 1/3 कर लीजिए, वो एक रियल जीडीपी होगा। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं डे बाय डे। अब इसी स्ट्रांग रिलेशन के एक और सबूत अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। क्या वजूहत है कि हर कोई कंट्री इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो मतलब सीईओ की बात करें तो जिस तरह टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है,
और इसके साथ साथ आप देखें प्रोफेशनल स्टडीज़ जो हैं उसकी तरफ रुझान कम है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग है तो इंडिया के कितने साल बाद पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ा है। तो इन चीज़ों की तरफ हमारा रुझान बहुत कम है और उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चाइना में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनका लॉकडाउन हो गया है, चेन सप्लाई उनकी डिस्टर्ब हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन उनकी। सो अभी उनकी इंडिया में ज़्यादा वो मूव कर रहे हैं। वो कुछ उनकी अपनी रीजंस हैं। एक तो उनका इंडिया को जो है वो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ठीक है। उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है, वो बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो एक टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। जैसे आप देखें कि कितने उनके अभी फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो आईटी के उनकी स्किल्ड लेबर एक प्रोडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जैसे चाइना में एक स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस होती है, ऐसी स्किल्ड लेबर है। थर्ड नंबर पे हम बात करें, क्योंकि नो डाउट इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और साउथ एशिया का कंट्री है, तो उसमें भी जो लेबर है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज